हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी हेडमास्टर 2024, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड मैं आज जीके जीएस की जो है 17वीं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपको बता दें कि ये ऐसी प्रैक्टिस सेट है जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, जो आपके एग्ज़ाम की तरह जो है ऐसे ही प्रश्न जो है आपको बीपीएससी पूछता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है। साथियों, बताना है कि कशेरुका जो है मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड। मेरुदंड अर्थात वर्टिब्रेल जो है ये जो है मानव तंत्रिका शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरुदंड। साथियों, मनुष्यों में कशेरुकाओं की बात करें तो ये 33 समूह होते हैं। 33 समूह से मिलकर एक दृश्य और श्रृंखला होती है, जिसे मेरुदंड या रीढ़ के नाम से जाने जाता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर भाग डैश डैश है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दांत का इनेमल। साथियों, दांत का इनेमल जो है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है रक्त समूह। साथियों, रक्त समूह अथवा ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। साथियों, आपको बता दें कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है ये इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो वो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो साथियों, इन सभी विकल्पों में जो है कार्ल कार्ल स्टीनर जो है विकल्प में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज जो है 1900 में किया था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका विज्ञान। साथियों, कोशिका विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा है जो डैश डैश के अध्ययन से संबंधित है। साथियों, कोशिका विज्ञान जो जीव विज्ञान की एक शाखा है, वो किस जो है शाखा से जीव विज्ञान के किस शाखा से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिकाओं अर्थात सेल के सेल के सेल के जो है सेल की अध्ययन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। साथियों, इन चार विकल्पों में से बताना है कि कौन से हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग जो है हल्की लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है। साथियों, आपको बताना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अर्थात भारत सरकार, उसके लिए बैंकर का काम कौन करता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, उसका बैंकर का काम करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा किया जाता है। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि आरबीआई के अध्यक्ष कौन हैं। आरबीआई के अध्यक्ष कौन हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य छापिएगा। तो भारत सरकार के बैंकर का काम जो है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खुला बाजार। साथियों, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। साथियों, खुला बाजार में जो कार्रवाई होती है उसका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को जो है ये खुला बाजार की कार्यवाही के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
कि आधुनिक तकनीक के उपयोग, साथियों बताना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की निर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब, साथियों यहाँ पे जो आधुनिक तकनीक के उपयोग है उसमें आधुनिकता कब अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता अर्थात जो है इसमें मोटिवेशन आत्मनिर्भरता किस रूप में प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे ये आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुँचे तब हम आत्मनिर्भर तभी आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के विधि से अधिकार के संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 अर्थात अनुच्छेद 14 जो है यहाँ जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार संबंधित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छापिएगा कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो है संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, आपके आंसर का जो है इंतज़ार रहेगा। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। साथियों यहाँ पे जो बताना है कि जो हमारे देश के अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 की बात करें तो ये जो है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है। साथियों भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक के रूप में अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होता है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग हमारे आते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। साथियों जो संविधान में वर्णित अनुच्छेद है जो लोगों के कल्याण के लिए और उनके सामाजिक बनने के लिए निर्देश देता है, तो वो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जो है यहाँ पे लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का कार्य करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। साथियों यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो आपको बता दें वो प्रेसिडेंस होता है, अर्थात प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति होता है। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है ये राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट होता है। साथियों अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये नाम मात्र का वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रमुख होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख में हमारे प्रधानमंत्री जो है आ जाएगा। तो ये राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो प्रश्न के अनुसार बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे बता दें जो कानून बनाने का प्रस्ताव है ये कहाँ पे पेश किया जा सकता है। तो ये आपको बता दें कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो कोई कानून कोई विधेयक जो है उसके पटल पे रखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में जो है कोई कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। साथियों यहाँ पे बताना है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको बता दें कि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। साथियों, बताना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे बता दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद की बात की गई है वो 75 अनुच्छेद अनुच्छेद 75(3) में की गई है। तो जो लोकसभा केंद्र सरकार है वो जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार लोकसभा के प्रति होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। हमारा अगला प्रश्न है, किस साथियों कह रहा है कि किस लेख के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि रीट की बात की गई। रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि रीट जारी करने का कार्य अनुच्छेद 32 के तहत होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय एक रीट या आदेश जारी करता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प है। साथियों, इन 4 विकल्पों में से सभी को छोड़कर एक जो है लोक अदालत के लक्ष्य हैं, लेकिन उनमें से एक विकल्प जो है लोक अदालत का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, ये जो है लोक अदालत का एक लक्ष्य नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। साथियों, यहाँ पे बताना कि जो भारत के वित्त आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट जो है वो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। साथियों, आपसे जाते जाते एक प्रश्न है, आपको बताना है कि जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, साथियों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वे कौन हैं वर्तमान में। साथियों, ऐसे प्रश्न आपको ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट छापिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिलते हैं। दोबारा प्रश्न रिपीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको बताना है कि 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य छापिएगा। तो साथियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो बीपीएससी हेडमास्टर बीपीएससी टीआरई की तैयारी लगनी हो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ साथियों, जय हिंद।